हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को देखिए कक्षा 10 की सोशल साइंस में प्रश्नोत्तर रूप में हर चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सॉल्व करा रहा हूँ। और इस क्लासेस का देखिए जो उद्देश्य है, आपका जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका अच्छा स्कोर आना है। तो इसीलिए देखिए मैंने आप लोगों को ये क्लासेस करवाना शुरू किया है कि आप लोग इन सारी क्लासेस को करने के बाद जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से जान जाइए और उनको बार बार रिवाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर देने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। इन क्लासेस को देखिए कराने के लिए मैंने शुरू में सबसे पहले आप लोग को भूगोल विषय की क्लासेस कराई। भूगोल विषय के बाद मैंने आप लोग को अर्थशास्त्र विषय की क्लासेस कराई और फिर अभी देखिए वर्तमान में जो है आप लोग की राजनीति विज्ञान की क्लासेस कराई जा रही हैं। और राजनीति विज्ञान में भी मैंने आप लोगों को सिलेबस का जो टोटल 5 चैप्टर दिया था उसमें से 4 चैप्टर जो है बेहतर तरीके से अध्ययन करा दिया। आज की क्लास में देखिए आप लोग का 5वां चैप्टर अध्याय 5 जो है लोकतंत्र के परिणाम के नाम से दिया गया है, उसका अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए आप लोग की जो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है, राजनीति विज्ञान की जो क्लास है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका देखिए इतिहास की क्लासेस बची रहेंगी, तो इतिहास की क्लासेस को भी हम लोगों ने जो है पहले से ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक ही क्लास में आपका एक एक चैप्टर कराया जाएगा। यानी 5 चैप्टर आपके सिलेबस में पढ़ने हैं तो उसको भी कराने में आपको 5 दिन और लगेंगे। उसके बाद मैं 1-2 दिन में आप लोगों की इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और फिर एक आध क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए मैप की भी क्लासेस करवा दूंगा, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप मैप में 10 में से 9 या 8 नंबर अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 यानी कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें जो है अध्ययन क्या किया जा रहा है, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग को क्या अध्ययन करना है, चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र के परिणाम यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यही चैप्टर आज आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए उसी तरीके से हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर। देखिए इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न आपका है वो देखिए चैप्टर के नाम से ही है कि लोकतंत्र क्या है, यानी लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार का गठन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के माध्यम से करती है। इसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी अगर शॉर्ट टर्म में कहा जाए कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा अपने जो है शासक या अपने जो अधिकारी को चुना जाता है। और वो कैसे चुना जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। और जब वह चुना जाता है तो फिर वो जो काम करता है वो जनता के हितों के लिए ही करता है। तो ये चीजें जो है इसकी जो है अर्थ में हो जाएंगी। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी लोकतंत्र का उद्देश्य क्यों लोकतांत्रिक जो है शासन व्यवस्था लोगों को अच्छी लगती है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि लोकतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता के हित में निर्णय लेना, समानता, स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करना। यानी इतने सारे लक्ष्यों के लिए लोकतंत्र को लोग चाहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए बनाई जाती है, अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता का मतलब क्या होता है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का अर्थ होता है प्रत्येक नागरिक को मतदान का समान अधिकार प्राप्त होना और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस तरीके से अगर किया जाता है तो कहा जाता है कि वहाँ राजनीतिक रूप से समानता है, यानी किसी भी व्यक्ति को वोट देने से मना नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। और किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनने के लिए भी नहीं रोका जाता, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का, वो चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में वोट दे सकता है। तो इन सारी चीजों को ही कहा जाता है राजनीतिक समानता। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में जवाबदेही क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि क्योंकि लोकतंत्र में शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। यदि वे जनता के हित में काम नहीं करते हैं तो अगली बार जनता उन्हें चुनाव में बदल सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है जवाबदेही, यानी जो जनता के
द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जनता के प्रति। अगर वे जवाबदेह नहीं रहेंगे तो अगली बार उनको जनता चुनाव में नहीं चुनेगी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी लोकतंत्र में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो किस तरीके से लिया जाता है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र में जो निर्णय होता है वो देखिए सामूहिक चर्चा, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है बल्कि कई व्यक्ति मिलकर उस पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जैसे देखिए आप लोग उदाहरण देखते हैं कि अपने देश में जो विधानमंडल है, जो संसद है, वहां पर देखिए जो कोई कानून बनाना होता है या कोई नीति देश के लिए लागू करनी होती है तो उस पर पहले चर्चा होती है, यानी संसद में सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं। जब चर्चा के बाद उस चीज को उचित पाया जाता है तब उस पर धीरे धीरे काम होता है और उस पर जो है कानून बनाने की दिशा में कार्य होता है। ठीक। देखिए उस पर विचार विमर्श होता है, सहमति के आधार पर लिया जाता है। इससे क्या होगा कि निर्णय लेने में समय अधिक लगता है परंतु निर्णय अधिक न्याय संगत होता है, यानी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें टाइम लगता है। देखिए कोई भी बिल पास होता है संसद में, फिर उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद फिर वो अगले सदन में जाता है, फिर अगले सदन में भी चर्चा होती है, फिर वो पास होता है, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें देखिए टाइम लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि टाइम तो लगता है लेकिन जो कानून बनता है, जो क्या होता है, व्यवस्थित होता है, सही होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि लोकतंत्र में आर्थिक असमानता क्यों बनी रहती है, यानी जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर आर्थिक रूप से लोगों के बीच में असमानता बहुत ज्यादा देखी जाती है, यानी गरीब जो है गरीब बहुत ज्यादा होते हैं, अमीर जो है बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि लोकतंत्र केवल राजनीतिक समानता प्रदान करता है, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण नहीं कर पाता। यानी लोकतंत्र में जो समानता ज्यादातर देखी जाती है वो किस प्रकार की देखी जाती है? राजनीतिक समानता, लेकिन आर्थिक समानता यहाँ पर नहीं दिखती है। इससे क्या हो जाता है कि जो संसाधन होते हैं उनका वितरण असमान रहता है, तो इसीलिए अमीर और गरीब के बीच अंतर बना रहता है। यानी संसाधनों पर सबसे ज्यादा हक किसका हो जाता है? अमीरों का, उच्च वर्ग के लोगों का। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो संसाधनों से अछूते रहते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में संसाधन उनको मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, क्या लोकतंत्र में संघर्ष और असहमति होती है? यदि होती है तो क्यों? तो आंसर देखिए क्या होगा, हाँ, लोकतंत्र में संघर्ष और असहमति होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोकतंत्र में विविध विचारों और समूहों के कारण असहमति और संघर्ष होता है, परंतु यही असहमति लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि इससे विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। यानी लोगों के बीच में जो है असहमति होती है, लोगों के बीच में संघर्ष भी होता है, लेकिन यही संघर्ष, यही असहमति क्या होता है? लोकतंत्र की ताकत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे अलग अलग जो दृष्टिकोण होते हैं वो निकलकर सामने आते हैं। देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना व्यू होता है, और उसी चीज को वो जब चुनाव आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको प्रदर्शित करता है, तो इससे पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि नागरिक स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र की आत्मा है। इससे व्यक्ति अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, संगठनों में शामिल हो सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो देश के नागरिक होते हैं उनकी स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि उनकी स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि कोई भी देश का नागरिक होता है उसके मन में जो कुछ भी विचार आता है वो उसको प्रकट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, अपने मन से अपने स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। इस तरीके से नागरिक स्वतंत्रता जो है लोकतांत्रिक देशों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार क्यों होता है? तो आंसर देखिए क्या होगा, क्योंकि कभी कभी जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जनता उन्हें समय रहते जवाबदेह नहीं बना पाती। इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए क्या है कि जब कोई प्रतिनिधि चुन के जाता है तो उसको देखिए एक समय मिल जाता है 5 साल का, और उस 5 साल में वो लालच में आकर क्या करता है, जो है भ्रष्टाचार करता है और जो है घूस लेता है या गलत तरीके से नीतियां बनाता है जिसमें उसको पैसे की कमाई होती है। तो जनता उसको तुरंत जवाबदेह नहीं बना पाती बल्कि उसके लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि 5 साल तक का समय जो होता है इसमें यही समस्या इसकी होती है कि भ्रष्टाचार होता है। अगर ऐसा व्यवस्था रहता कि जब वो भ्रष्टाचार करे या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करे जनता उसे तुरंत हटा दे पद से, तो फिर ऐसा नहीं होता। इनके पास मौका मिल जाता है इसलिए ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र से क्या अपेक्षाएं की जाती है, यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे लोगों का क्या एस्पेक्ट्स होता है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी के लिए समान अवसर, न्याय, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जन कल्याण सुनिश्चित करे। यानी इतनी सारी चीजों की अपेक्षा लोगों की रहती है किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, लोकतंत्र का विकास और सामाजिक असमानता के बीच क्या संबंध है। यानी लोकतंत्र का विकास और समाज में जो असमानता देखी जाती है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र जो है सामाजिक समानता की दिशा में कार्य करता है, लेकिन व्यवहार में सामाजिक असमानता बनी रहती है। यानी लोकतंत्र काम करता किसके लिए, सामाजिक समानता बनाने के लिए, लेकिन व्यवहार में सामाजिक समानता उतनी नहीं हो पाती है, सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। जैसे देखिए जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति के कारण असमानताएं खत्म नहीं हो पाती है। फिर भी लोकतंत्र इस असमानताओं को पहचानता है और इन्हें कम करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी इतनी सारी असमानताएं होती हैं, लोकतंत्र में इसको पहचाना जाता है और इसके लिए देखिए कम करने के प्रयास निरंतर किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न यही है कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों माना जाता है। यानी जो अन्य शासन की प्रणालियां हैं उनसे बेहतर लोकतंत्र क्यों है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यह जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, यह लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करता है। और लास्ट में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है आंसर आपको लिखना है। ठीक, देख अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया के लाभ और हानि बताइए। यानी जो लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है इससे क्या लाभ होता है, इससे क्या हानि होता है। तो आंसर देखिए लाभ पहले, तो लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है देखिए वो विचार विमर्श के बाद लिया जाता है, इसलिए क्या होता है ये अधिक न्यायसंगत और सर्वमान्य होता है। दूसरा लाभ क्या है कि इसमें सभी समूहों की राय को महत्व दिया, यानी इसमें जो भी राय ली जाती है तो जितने समूह के लोग होते हैं उनके राय को महत्व दिया, इन सबके राय को इसमें जो है बराबर बराबर मौका दिया जाता है, इससे उनको महत्व मिलता है। अब विचार विमर्श के बाद होता है तो इसलिए न्यायसंगत होता है और सर्वमान्य होता है। अगर कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता है तो हो सकता है सभी लोग उसको न माने, लेकिन क्या होता है कि सभी के विचार विमर्श के बाद होता है इसलिए मान्य होता है। हानि देखिए इससे क्या होती है कि निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, और दूसरा हानि क्या है कि कभी कभी अत्यधिक चर्चा के कारण काम की गति धीमी हो जाती है। यानी ये इसकी दो हानियां हैं कि समय बहुत ज़्यादा लगता है और चर्चा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काम की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो ये इसकी हानियां। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों पर चर्चा कीजिए। यानी जो लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम होता है उस पर आपको चर्चा करना है। तो लोकतंत्र में देखिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं, लेकिन आर्थिक असमानता बनी रहती है। अमीर लोग अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं और गरीब तबका जो है वो देखिए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। फिर भी लोकतंत्र गरीबों को अपनी बात रखने का अवसर देता है, जिससे सामाजिक न्याय की संभावना बनी रहती है। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतंत्र में नागरिक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि लोकतंत्र में नागरिक ही सर्वोच्च होते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यदि नागरिक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार हों तो वे क्या करेंगे, सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं, सरकार की नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए नागरिकों की भूमिका लोकतंत्र की सफलता का आधार हो। यानी जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नागरिकों पर ही डिपेंड होता है कि वो लोकतंत्र कितना अच्छा होगा या कितना अच्छा नहीं होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जा सकता है। यानी हमको लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन करना है तो उसके क्या आधार होंगे, उसके क्या बेसिस होंगे। देखिए लोकतंत्र के परिणामों को निम्नलिखित आधारों पर आंका जा सकता है। तो पहला आधार देखिए क्या होगा, राजनीतिक परिणाम के आधार पर। यानी इसमें जनता की भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता किस प्रकार की है। दूसरा आधार देखिए क्या होगा, आर्थिक परिणाम। यानी देश में लोगों को समान अवसर और विकास के साधनों का वितरण किस तरीके से किया गया है। तीसरा होगा सामाजिक परिणाम के आधार पर। इसमें देखा जाएगा कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थिति किस तरीके की है। और चौथा चीज देखा जाएगा सांस्कृतिक परिणाम, यानी इसमें विविधता और सहिष्णुता का सम्मान किया जा रहा है कि नहीं। तो इन आधारों पर लोकतंत्र का परिणाम का मूल्यांकन किया जाए। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र की सीमाएं क्या है, यानी लोकतंत्र की क्या लिमिट्स हैं। तो लोकतंत्र की देखिए प्रमुख सीमाएं क्या हैं कि पहला है कि निर्णय लेने में देरी होती है। दूसरी सीमा क्या है कि कभी कभी बहुमत के दबाव में अल्पसंख्यक की उपेक्षा हो जाती है, यानी बहुत से लोग जो है क्या करते हैं कि अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते हैं, जब वो बहुमत में आ जाते हैं तो उनके कार्यों को अनदेखा करते हैं। तीसरा क्या है कि इससे भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों का स्वार्थ देखने को मिलता है। जो बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने हितों के लिए काम करते हैं, और इसमें पक्षपात और भेदभाव देखा जाता है। और आर्थिक असमानता बनी रहती है, ये भी इसकी एक लिमिट्स। देखिए अपने देश में बहुत से ऐसे वर्ग के लोग हैं जो प्राचीन काल से, आज़ादी के बाद से ही क्या है, पिछड़े हुए हैं। उनके पिछड़नेपन का जो कारण है उसको दूर करने का प्रयास किया तो जा रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं किया जा रहा है जिस हद तक किया जाना चाहिए। इसीलिए देखिए वो समाज में अभी भी पिछड़े हुए हैं और उनके साथ निरंतर भेदभाव देखने को मिलता है। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद देखिए लोकतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानी जाती है। यानी इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र बेहतर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछा जाए कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो इसके लिए आंसर देखिए कैसे लिखेंगे कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। यह सरकार को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध बनाने के लिए निम्न तरीकों से कार्य करता है। तो एक एक चीज के लिए हम लोग अलग अलग देख लेंगे। सबसे पहले कि उत्तरदायी सरकार के लिए किस तरीके से वैध सरकार, उत्तरदायी सरकार और जिम्मेदार सरकार का गठन लोकतंत्र के द्वारा होता है। तो सबसे पहले उत्तरदायी में देखिए क्या देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जो है जनता की आवश्यकताओं, समस्याओं और सुझावों का ध्यान रखती है। चुनाव के डर से सरकार लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय लेने का प्रयास करती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो सरकारी काम जो है जनता की अपेक्षाओं के अनुसार किए जाते हैं, या फिर बहुत से ऐसे दल होते हैं जो सोचते हैं कि अगली बार चुनाव में मुझे जनता के द्वारा नकारा ना जाए, इसलिए वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं। जनता विरोध करती है, आंदोलन करती है, मीडिया आवाज उठाता है, जिससे क्या होता है कि सरकार जनता की मांगों का जवाब देने के लिए बाध्य है। यानी ये सारी चीजें ऐसे लोकतंत्र में हो सकती हैं जहां पर सही मायने में लोकतंत्र हो, ऐसे देश में नहीं जहां केवल दिखावे का लोकतंत्र हो, तो वहां पे ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा देखिए जिम्मेदार सरकार के लिए क्या होता है कि सरकार को देखिए 5 साल बाद या उससे पहले चुनाव में वापस जनता के पास जाना होता है। यानी जनता के पास जाएंगे तभी अगली बार उनको चुना जाएगा। तो इसीलिए देखिए वो सरकार क्या होती है, जिम्मेदार होती है। यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करे तो जनता उसे क्या करती है, बदल देती है। आप लोग देखते होंगे कि चुनाव में जो अच्छे काम नहीं करते हैं उनको जनता दोबारा नहीं चुनती है। अगला क्या है कि विपक्ष, मीडिया, न्यायालय और नागरिक संगठन सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाते हैं। यानी इतने जो संगठन है, विपक्ष होता है, मीडिया, न्यायालय और विभिन्न प्रकार के जो नागरिक संगठन होते हैं, वो सरकार को क्या करता है, उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है। और तीसरा देखिए क्या है कि वैध सरकार। तो वैध सरकार कैसे होती है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है, इसलिए उसके निर्णयों को जनता स्वीकार करती है और उसे वैधता मिलती है। क्यों वैधता मिलती है? क्योंकि सरकार को चुनने वाला कौन सा होता है, नागरिक होता है। तो जब नागरिक ने उसको चुन के भेजा है तो उसके फैसलों को उसको स्वीकार करना होगा, इसलिए उसका फैसला क्या होता है, वैध होता है, वैलिड होता है। संविधान के अनुसार कार्य करने पर जनता का भरोसा और भी बढ़ता है। अगर वो सरकार चुन के गई है, काम कर रही है, अगर संविधान के अनुसार काम कर रही है तो जनता उस पर और भी विश्वास करेगी, उसका भरोसा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए लोकतंत्र जो है वो जनता की इच्छा पर आधारित एक ऐसी सरकार बनाता है जो कैसी हो, उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो और वैध हो। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जो आपको टॉपिक दिए गए, ऑप्शन दिए गए, उसके आधार पर इसको अलग अलग लिखना। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र के सामने कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं जो देश विशेष की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। तो प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित, यानी चुनौतियां कई होती हैं, तो अलग अलग देशों के अनुसार, उनकी परिस्थितियों के अनुसार चुनौतियों में थोड़ा बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहली चुनौती क्या है कि संवैधानिक और विधिक रूप से चुनौतियां, यानी संविधान और कानूनों का सही से पालन न होना, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग होना। देखिए बहुत से ऐसे सरकारें होती हैं जो भ्रष्टाचार करती हैं, सत्ता पा जाती हैं तो सत्ता का दुरुपयोग करती हैं, मनमानी करती हैं।
न्यायपालिका की देरी और कानून व्यवस्था की कमजोरी। ये जो न्यायपालिका होती है तो वो न्याय में देरी करती है, और जो कार्यपालिका होती है वो कानून व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चलाती है। तो इस तरह से जो संवैधानिक और कानूनी रूप से जो चुनौतियां होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। सामाजिक चुनौतियां देखिए क्या होती है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, शिक्षा, जागरूकता का अभाव, गरीबी के कारण जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। यानी लोग इस तरीके से अपने जो अधिकार होते हैं लोकतांत्रिक रूप से उसको नहीं उपयोग कर पाते हैं। तीसरी चुनौती देखिए कि आर्थिक चुनौती है। इसमें देखिए क्या होता है कि आर्थिक रूप से असमानता, बेरोजगारी, संसाधनों का असमान वितरण, गरीब और हाशिए पर बसे लोग जो है निर्णय प्रक्रिया से दूर रह जाते हैं। उनके निर्णयों को उतना महत्व नहीं दिया जाता, या फिर निर्णय लेने की स्थिति में उनको आने नहीं दिया जाता। राजनीतिक चुनौतियां देखिए क्या होती है कि धन बल और बाहुबल का प्रभाव देखने को मिलता है। जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। चुनाव में देखिए पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। लोग चुनाव में धांधली करते हैं, लोगों को डरा के, धमका के, जबरदस्ती उनसे वोट प्राप्त कर लेते हैं। दल बदल और अस्थिर सरकारें, नेताओं का परिवारवाद, ये सभी देखने को मिलता है। बहुत से लोग जो हैं पार्टी बदल देते हैं, दल बदल देते हैं। बहुत से जो दल हैं वो अपने परिवार के लोगों को ही स्थान देते हैं पार्टी में, इससे दूसरे लोगों को उसमें जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, तो इससे भी समस्या होती है। प्रशासनिक चुनौतियां देखिए क्या होती है कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनमें जवाबदेही की कमी होती है। वे भ्रष्टाचार करते हैं, नीतियों का सही तरीके से लागू नहीं होने देते हैं, और जनता और प्रशासन के बीच दूरी बनी रहती है। तो इस तरीके से प्रशासनिक चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। और लास्ट में देखिए क्या है, वैश्विक और आधुनिक चुनौतियां। तो ये चुनौतियां कैसी हैं कि गलत सूचनाएं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पर्यावरणीय संकट, ये सब क्या है कि कुछ वैश्विक और आधुनिक चुनौतियां। अगर किसी देश में देखिए जो विभिन्न प्रकार की गलत सूचनाएं फैलाई जाए सरकार के प्रति, या फिर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाए, जनता को जो है गलत सूचनाएं दी जाए, जनता के जो है विचारों का समर्थन न किया जाए, असली बात जनता को सही बात न दिखाई जाए, इस तरीके से होता है। इसके अलावा देखिए आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण की समस्या, जो समस्या है, ये सब जो है आधुनिक और वैश्विक समस्याओं में आती, चुनौतियों में आती है। ठीक है, तो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए राजनीतिक सुधार करने होंगे, सामाजिक जागरूकता लानी होगी, पारदर्शिता विकसित करनी होगी, कानूनों का पालन करना होगा, और जन भागीदारी को बेहतर तरीके से आवश्यक बनाना होगा। तो इतने सारे उपायों से जो है लोकतंत्र की चुनौतियों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, इसको सही किया जा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में आपका ये जो 5वां चैप्टर था वो भी हम लोगों ने बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया, और मैंने अपनी तरीके से देखिए आप लोग को समझाने का भी प्रयास किया। आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर देखिए इसी तरीके से लिखना है। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको परीक्षा में जो है पूर्ण नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और इसी के साथ आपका देखिए जो पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस था वो मेरे द्वारा आज कंप्लीट करा दिया गया। अब देखिए आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करिए। आपका इतिहास विषय का जो सिलेबस बचा हुआ है उसको भी मैं कुछ दिनों में आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे जैसे कहे अनुसार मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों का जो 22 चैप्टर है उसको 22 दिनों में कंप्लीट करा दूंगा। उसकी तरफ देखिए मैं बहुत जल्दी से नज़दीक पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 17 चैप्टर अध्ययन करा दिए, केवल 5 और बचे हुए। यानी अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और परीक्षा में बेहतर मार्क्स ले आइए। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।